हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी 1919 एक्ट के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के माध्यम से। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित किया गया था, जैसे राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस आदि आरक्षित विषय गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी के नियंत्रण में रखे गए थे, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषयों को भारतीय मंत्रियों के अधीन रखा गया था। यह द्वैध प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से आरंभ की गई थी। ये भी पूछा गया है, तो इसका आरंभ कब की गई थी? 1 अप्रैल 1921 से। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो अंग्रेजों से एशिया छोड़ने के लिए कहा था आपका महात्मा गांधी ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत पर संभावित जापानी आक्रमण के कारण गांधी जी ने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने की अपील की थी। अगला हमारा, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो पूना समझौते की बात करें तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम था B.R. अम्बेडकर। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूना समझौते पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया, किंतु 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास तथा सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी एवं B.R. अम्बेडकर के मध्य जो है पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं साइमन कमीशन में किसी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। फलस्वरूप तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को सर्वसम्मत से संविधान का निर्माण कर उसे ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करने की चुनौती दी, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 28 अगस्त 1928 को डेट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो कांग्रेस के द्वारा जो कृषि नीति की घोषणा की गई थी पहली बार फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर का है, बंगाल में है। 1937 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई थी। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ, और फैजपुर बंगाल के इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है बम्बई में पास हुआ था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास कर दिया गया। गांधी जी ने प्रस्ताव पास होने के बाद करो या मरो का, डू एंड डाई का नारा दिया था, और जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। अगला हमारा, CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व एक फार्मूला निकाला था, जिसमें उन क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर समझौता सुझाया गया था जो मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र थे।
इसे ही CR फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले पर गांधी जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य जो है वार्तालाप एवं पत्र व्यवहार हुआ, किंतु जिन्ना ने इसका विरोध किया और यह असफल रहा। अगला हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है कब संभाली थी? 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी और 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हैंडओवर उन्होंने की थी। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंपी गई और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली गई थी। अगला हमारा, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा था? तो ये कहा था माइकल ब्रीचर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14 मार्च 1925 को जन्मे माइकल ब्रीचर कनाडा की रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे, जिन्होंने 1959 में नेहरू एक राजनीतिक जीवनी, ठीक है, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक में यह आरोप लगाया है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। नेहरू जी की इस जीवनी में स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू की भागीदारी और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों की राजनीति के 40 वर्षों में भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन है। अगला है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं दिया गया है। तो पहली बार जो आम चुनाव 1951 से 52 के बीच माना जाता है, ठीक है। तो 1951 अलग दिया है, यहाँ पे 52 अलग दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर नहीं दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। प्रथम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चली थी। इसीलिए राइट आंसर 1951 और 52 दोनों हो जाएगा, यानी 51 और 52 के बीच हुई थी, ठीक है। अगला हमारा, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में योगदान की बात करेंगे तो पश्चिमी शिक्षा का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सर्वाधिक कहा जा सकता है। अंग्रेजों तथा ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं विचार का प्रभाव बढ़ने लगा और अंग्रेजों द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता स्थापित करने से भारतीय धर्म, समाज तथा विरासत पर हमले शुरू हुए, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अगला है हमारा, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो वो कौन सा वर्ग था? वो वर्ग था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षित हिंदू अभिजाति यानी मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति को अपनाया था। अगला हमारा, राजा राम मोहन रॉय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन की थी, तो कौन सी थी? तो साप्ताहिक जो पत्रिका उन्होंने प्रकाशन की थी उसका नाम था संवाद कौमुदी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1821 में किया गया और राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक के साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। और राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फारसी भाषा में उर्दू में लिखा गया है इसलिए इंपोर्टेंट है। मिरातुल अखबार किसने, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगला हमारा, 1840 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1840 में जो प्रारंभ कूका आंदोलन था, ठीक है, भगत जवाहर मल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कूका आंदोलन की शुरुआत 1940 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। अगला हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, तो वह था, तो कौन सा था? उसका नाम था स्वराज। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने राजनीतिक विचार के रूप में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने वेदों की ओर चलो तथा हिंदुओं के लिए भारत का नारा बुलंद किया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, वही अरविंद घोष, इन पर जो मुकदमा चलाया गया था अलीपुर बम मामले में। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था। ये भी पूछा गया है कि सरकारी गवाह कौन थे करके। कौन थे? नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति। अगला है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन जो है कब रोका गया था? तो 1917 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट तथा तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई और होम रूल लीग आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। फलस्वरूप भारत सचिव को ब्रिटिश संसद में वक्तव्य देकर भारत को तदाई प्रशासन प्रदत्त करने की बात कहनी पड़ी और इस कारण एनी बेसेंट ने अगस्त 1917 में होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। अगला हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो 1885 में मूलतः जो है आपका पुणे में होना था। ठीक है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे प्लेग फैलने के कारण क्या कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन के आयोजन की घोषणा मूलतः पुणे में किए जाने के लिए की गई थी, किंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान परिवर्तित कर बम्बई में कर दिया गया। अगला है हमारा, 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, यानी जहां पे सूरत विभाजन में जब दोनों दल आपस में बढ़ जाते हैं तो 1916 लखनऊ समझौते के तहत ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली थी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था? तो लॉर्ड क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो था आपका वॉटसन। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कलकत्ता के सेठ अमीचंद ने नवाब सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनवाने के लिए अंग्रेजों व नवाब के विरोधियों के मध्य गुप्त वार्ताएं कराई और बदले में मुर्शिदाबाद के नवाब के खजाने की लूट में लंबे कमीशन की मांग की और ऐसा न करने पर षड्यंत्र की सूचना नवाब को देने की बात कही थी। फलतः क्लाइव ने मीर जाफर के साथ होने वाली संधि के दो प्रारूप तैयार करवाए। एक जाली प्रारूप था जिसमें कमीशन देने की बात कही गई थी। इस पर क्लाइव ने एडमिरल वॉटसन के भी हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि मूल समझौते के प्रारूप में कमीशन की बात नहीं थी और अमीचंद को इस जाल बट्टे की जानकारी प्लासी के युद्ध के उपरांत पता चली और कहा जाता है कि अंततः अमीचंद जो है निराश और पागल होकर मर जाता है। अगला है हमारा, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह कौन था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और उसमें पराजित होने वाला जो नवाब था शुजा-उद-दौला। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। अगला है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल बनाया था आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के प्रावधानों के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल यानी बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला है हमारा, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह कौन सी थी?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रहती है, उस संधि का नाम है सालबाई की संधि, 1782 में हुई थी। आप देख सकते हैं सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच परिणाम थी, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण द्वितीय के समय हुआ था। अगला हमारा आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसके जन्मदाता हो जाएंगे कॉर्नवालिस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में इसने विधियों को संहिताबद्ध किया तथा रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, और भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।